स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है इस बार भी पीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश की जनजातियों से, और हर साल ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी उपजातियों से पूछ जाते हैं और उनकी विशेषताएं वगैरह हो गई, मतलब कौन कौन से उनमें विभाग प्रचलित हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश की जनजातियों से पूछे जाते हैं। और कौन सा त्योहार उनके यहाँ मनाया जाता है, नृत्य कौन कौन से हैं, विभाग के कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपजातियां कौन सी। तो आज हम इस सब बारे में जानकारी भी लेंगे और उन सब की बहुत अच्छी तरीके से भी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियां, तो पहले इसकी तो आपको संविधान में पता होना चाहिए कि SC ST क्या होता है, मतलब जनजातियां आप कहते किसे हैं। जैसे कि आपको पता हो कि अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा SC ST की संख्या है, तो पहले तो मैं पता होना चाहिए कि SC आप किसे कहते हो, ST किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि SC में कौन सी जनजातियां आती हैं और ST में कौन सी आती है, तो आपको क्या बताना है। SC में ऐसी जनजातियां आती हैं अनुसूचित, SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति। तो ऐसी जातियां आती हैं जो समाज के साथ रहती तो हैं और उनके साथ रहने के बावजूद भी पिछड़ जाती, तो उन्हें क्या बोला जाता है, अनुसूचित जातियां बोला जाता है। अनुसूचित जाति मतलब SC में कैसी जातियां आती हैं, ऐसी जातियां रहती हैं जो आपके समाज के साथ रहने के बावजूद भी क्या हो जाती है, पिछड़ जाती है। और जबकि आपकी जो ST जनजाति होती है, जिन्हें आपका बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, तो ऐसी जनजातियां होती हैं, ऐसी जातियां होती हैं जो प्रारंभ से ही कहाँ रहती हैं, आपकी जंगलों में रहती है, मतलब समाज से हट के रही हैं। तो आप उन्हें क्या बोलते हैं, ST बोलते हैं या अनुसूचित जनजातियां बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की अनुसूचित जातियां, मध्य प्रदेश टोटल कितने प्रकार की मतलब जनजातियां पाई जाती है, तो आपको क्या पता है लगभग कितने प्रकार की पाई जाती है, 43 प्रकार की आपकी जातियां पाई जाती हैं। वो आपसे भी पूछा, और इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको यहाँ पे मिसअप कर रही थी बता रही हूँ, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कि सबसे पहले जनजातियों में मतलब जो ठक्कर बाबा है उन्होंने किसको उसको शब्द दिए जनजातियों के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जनजातियों के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको बताना है ठक्कर बाबा ने किया था। आदिवासी सोच संचार केंद्र कहाँ पे, अलीराजपुर में है आपका। आदिवासी सोच संचार केंद्र आपका अलीराजपुर में, जबकि आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है आपका, अमरकंटक में। और जनजातियों के लिए सर्वप्रथम पिछड़ा हिंदू किसने किया था, यहाँ पे GS घुरिये है। यहाँ पे कौन है, GS घुरिये ने सबसे पहले इसका यूज किया था। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन, मतलब उनके बारे में बताया कौन सी आर्टिकल में गया है, तो आपको बताना है 341 में जो बताया गया है उसमें क्या बताया गया, अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया, मतलब SC के बारे में बताया गया। जबकि आपके 342 में क्या बताया गया, ST के बारे में। पहले आपका SC आता तो SC किसमें बताया गया, आर्टिकल 341 में बताया गया, सिर्फ उनकी डेफिनेशन दी गई हो। जबकि आपके 342 में क्या बताया गया, 342 में आपका बताया गया है अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया। अगर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि उन्हें परिभाषित कहाँ किया गया, यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया, उनका वर्णन किया गया, जबकि उन्हें परिभाषित कहाँ किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है, जो SC SC को कहाँ परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 366 के सब खंड में, मतलब आर्टिकल 366 के सब खंड में कहाँ पे किया गया, 25 में किया गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति को किस में किया गया है, आपको तो उसको भी याद रखना है। उस SC को जो किया गया किस में किया गया, 366 की 24 में किया गया। जबकि 366 के उसमें क्या बोलते 25 में किसको किया गया, ST को किया गया। जबकि SC को किस में किया गया, 366 की 24 में किया गया, ठीक है, खंड 24 में किया गया। तो आप इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है SC ST का आयोग की कब गठन हुई, तो आपको इसको याद रखना है मतलब किस आर्टिकल में आयोग के गठन के बारे में बताया गया। प्लीज आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने इसमें स्लाइड में नोट डाउन नहीं किया है, तो आप लिख लीजिएगा। आर्टिकल 338 में क्या बताया गया, SC आयोग के बारे में बताया गया। जबकि आर्टिकल 338 के ए में ही बताया गया है ST आयोग के बारे में। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपका SC आयोग है किसमें बताया गया, 338 में बताया गया। जबकि जो आपका ST आयोग है किसमें बताया, 338 के 338 के ए में ही बताया गया। तो आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से इन सारी की सारी चीजों को रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कि SC को किस में डिफाइन किया गया, सिर्फ वर्णन के बारे में बता रही हूँ अभी मैं कि किस में डिफाइन किया गया। तो आपको याद रखना है किसमें वर्णन किया गया है, 341 में किया गया SC को। जबकि 342 में किसको किया गया, ST को किया गया। अगर आपसे पूछे जाते हैं परिभाषित कहाँ किया गया SC ST को, तो आपको याद रखना है 366 के 24 में जो किया गया है SC को किया गया है। जबकि 366 के इसमें 25 में सेक्शन 25 में किसको किया गया, ST को किया गया। अगर आपसे आयोग के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना आर्टिकल 338 में SC आयोग के बारे में बताया गया। जबकि आर्टिकल
SSKE में किसके बारे में बताया गया है? आपकी ST आयोग के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की कुछ और चीजें भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, या फिर मतलब किस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो आपकी कहाँ पाई जाती है? धार जिले में पाई जाती है सबसे ज्यादा। और अगर न्यूनतम जनजाति की बात की जाए तो आपकी भिंड जिले में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है धार जिले में क्या पाई जाती है? आपकी सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। और न्यूनतम अगर जनजाति की बात की जाए तो कहाँ पे पाई जाती है? आपकी भिंड जिले में पाई जाती है। और सर्वाधिक अगर आपसे परसेंटेज के बेस पे पूछा जाए तो आपको याद रखना परसेंटेज के बेस पे आपकी SC कहाँ पाई जाती है? ST सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर में पाई जाती है। जबकि न्यूनतम जनजाति आपकी जनसंख्या के बेस पे कहाँ पाई जाती है? भिंड में पाई जाती है। तो आप इन्हें भी मेजर कर लीजिएगा, या फिर मैं अगली जो अगले के लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों को क्या करूँ, मैं मेजर कर लूंगी और फैक्ट के रूप में आपको बता भी दूंगी इन सब चीज़ों को। अभी मैंने आपको बता दिया, आप उसे अच्छे से कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में टोटल भील जनजाति कितनी पाई जाती है, तो आपको अच्छे से याद रखना है 37.3% पाई जाती है पूरे मध्य प्रदेश में। अगर वहीं आपसे गौड़ जनजाति की बात की जाए तो आपको याद रखना है 34.3% आपकी पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? आपकी गौड़ जनजाति पाई जाती है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे पहली जनजाति कौन सी? भील जाति है। इसके बारे में क्या पढ़ा? भील जनजाति। अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या में सबसे बड़ी आपकी जनजाति कौन सी, तो आपको याद रखना है भील जनजाति जो आपकी जनसंख्या में सबसे बड़ी है और किस किस जिले में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, बनवानी, रतलाम, इन सारी जिलों में क्या पाई जाती है? आपकी भील जनजाति। सीधा सीधा आप याद रख लीजिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है तो वहां पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? आपकी भील जनजाति पाई जाती है। तो सारे के सारे पश्चिमी जो जिले आ जाएंगे वो कहाँ आ जाएंगे? आपके इसमें आ जाएंगे, भील जनजाति वहां पे निवास करती। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ये सारे आपके कहाँ पे पश्चिमी जिले आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो आपको याद रखना है भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई किससे हुई? बीले से हुई है। बीले, बीली का मतलब क्या होता है? धनुष होता है। अगर आपसे पूछा जाता है भील जनजाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको याद रखना है बीले से हुई है। यहाँ पे बीले से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। अगर आपसे अब इसकी विशेषता पूछी जाती है तो विशेषता में आपसे सीधा पूछा जाता है कि कौन सा समास है इनके यहाँ पे, तो आपको याद रखना प्रतिशतात्मक होता है। विवाह कौन कौन से, तो विवाह चलिए मेजर कर लेते हैं। विवाह पे कौन सा? भागुड़िया विवाह होता है, गोल गधेर होता है, परीक्ष विवाह होता है, विधवा विवाह, अपहरण विवाह होता है, जो सारे सारे विवाह। अगर आपसे पूछा जाता है भागुड़िया विवाह कब होता है, तो आपको इसको याद रखना है भागुड़िया विवाह होली के टाइम पर होता है। और कितने दिन के लिए होता है? 20 स्थानों पर। मध्य प्रदेश के टोटल कितने स्थानों पर होता है, तो मध्य प्रदेश के टोटल 20 स्थानों पर कौन सा विवाह होता है? आपका भागुड़िया विवाह होता है। कितने दिन चलता है? तो 7 दिन चलता है। तो आपको भागोरी विवाह में क्या क्या याद रखना है कि होली के समय पे होता है, कितने स्थानों पे होता है? मध्य प्रदेश के 20 स्थानों पे होता है। कितने दिन के लिए होता है? तो कितने दिन के लिए होता है? 7 दिन के लिए होता है। इसके बाद है आपका गोल गधेरो विवाह। इसको सिर्फ आपको याद रखना है कि गोल गधेरो विवाह होता है, परीक्षा विवाह होता है, कौन कौन सा होता है? और विधवा विवाह होता है और अपहरण विवाह भी होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे कौन से इनके यहाँ नृत्य कौन कौन से, तो आपको नृत्य में याद रखना है भागोरिया नृत्य होता है, जो नृत्य भी होता है उनके यहाँ उत्सव भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में इसका भी आयोजन कहाँ होता है, तो जिस तरह इसका भी 20 स्थानों पर होता है तो सेम उसी तरह होता है। कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। इसी वाले नृत्य उत्सव में क्या होती है? इनके यहाँ शादियां होती हैं। जो भागोरी विवाह होता है वो इसी दिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कितने दिन, तो 7 दिन होते हैं। और कितने स्टेप होते हैं यहाँ पे, तो टोटल आपको याद रखना है यहाँ पे कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। और कौन सा यहाँ पे और कौन सा नृत्य होता है, तो आपको और गोल गधेरो यहाँ पे भी नृत्य भी होता है। आपके विवाह भी होते हैं सेम और नृत्य भी आपके सेम यहाँ पे होते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है। आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भील जनजाति से कि द भील बुक किसने लिखी थी, तो आप इसको मेजर कर लीजिएगा। जो भील बुक है किसने लिखी थी, इसका नाम क्या है? द भील बुक है। डीवी नायर ने लिखी थी। टीवी नायर, सॉरी डीवी नहीं था, टीवी था। टीवी नायर ने इसको लिखा था। कौन सी है? द भील बुक थी जो किसने लिखी थी? टीवी नायर ने लिखा था। अगर आपसे पूछा जाता है इनकी गांव की मतलब इनकी गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, तो आपको क्या रखना है? इनके गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। आप अच्छे से मेरे को लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। और प्रिय शब्द इनके यहाँ क्या होते हैं? मामा इनके यहाँ क्या होता है? बहुत प्रिय शब्द माना जाता है मामा। दहेज प्रथा क्या होता है? इनके यहाँ पे दहेज प्रथा नहीं, मतलब दहेज प्रथा पालन नहीं होती है इनके यहाँ जो होती है। तो इसमें क्या होता है? जो वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है, मतलब उल्टा होता है। किसके द्वारा दिया जाता है? वर पक्ष के द्वारा किसको दिया जाता है? बहु पक्ष को दहेज दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? दास प्रथा का भी उन्मूलन हो गया था। मतलब दास प्रथा को यहाँ पे जनजात टोटली मध्य प्रदेश सरकार ने खत्म करवा दिया। कब से करवा दिया? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है अक्टूबर में इसको खत्म करवा दिया था, अक्टूबर 2016 को।
आप पूरा ईयर भी अच्छे से याद रख लीजिए। कब इसमें दास प्रथा को खत्म करवाया गया था, तो अक्टूबर 2016 को करवाया गया। ये जनजाति आपके कौन से मुर्गे का पालन करती है, तो कड़कनाथ मुर्गे का पालन करती है, जो अपने मध्य प्रदेश का क्या है, जिसे जीआई टैग मिला है। तो कौन से मुर्गे का पालन करती है, कड़कनाथ मुर्गे का पालन करती है। तो आप इसको भी रख दीजिए। जैसे आप क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे। और सबसे बड़ी इसमें क्या है, धनुष चलाने में क्या होती है, निपुण होती है। आपकी जो जनजाति होती है, भील जनजाति क्या होती है, धनुष चलाने में निपुण होती है। इसके बाद हम इसमें क्या होते हैं कि प्रमुख देवता कौन से होते हैं, राजपंथा होते हैं। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। अगर और भी इनमें देवी देवता पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है इनके यहाँ भील माता होती, काली माता भी होती है, और राजपंथा होती है। जैसे राजपंथा तो इसी में है, भील माता भी होती है, काली माता भी होती है। इनके यहाँ दो और होते हैं जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके बाद आपको उपजातियां की याद रखनी है। तो उपजातियों में आपकी कौन कौन सी होती है, उपजातियां आपकी याद रखनी, भिलाला होता है और पटालिया होता है। कौन कौन सी है आपके यहाँ पे उपजातियां, दो उपजातियां, भिलाला है, पटाला भी है, उजाला भील भी होते हैं। इनके काफी होती है, उजाला भील भी होते हैं। और बस इतना ही आप याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछी जाती है, पता कुछ इनमें ऐसे भील भी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को मतलब अपना लिया था। तो अगर आपसे पूछी जाती है ऐसे भील जिन्होंने पहले इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, फिर उसके बाद फिर दोबारा से वापस क्या हो गए, भील जनजाति में आ गए, तो ऐसे भील को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है, ऐसे भील को क्या बोलते हैं, टडवी भील बोलते हैं। टडवी भील बोला जाता है। ऐसे भील को क्या बोलते हैं, टडवी भील बोला जाता है। उनके घर को क्या बोला जाता है, कू बोला जाता है। किनकी, भील जाति के घर को क्या बोला जाता है, कू। आप इन सब चीजों को मेजर कर लीजिएगा। इसमें काफी सारी चीजें मेजर नहीं कर सकते थे, इस वजह से मैं आपको बताती जा रही हूँ कि क्या होता है। इनके घर को क्या बोला, बोला जाता है, जबकि इनके निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है। इनका जो प्रिय भोजन होता है, आप उसको क्या बोलते हैं, टांडी का सेवन या रबड़ी वगैरह इनके यहाँ जो होता है प्रिय भोजन माना जाता है। और भीलों के मकानों को कू बोलते हैं, वही है सेम के मतलब इनके यहाँ जो घर को होते कू या मकानों को कू बोला जाता है। निवास स्थल को इनके यहाँ क्या बोला जाता है, फाल्या बोला जाता है। और ऐसे भील जिन्होंने इस्लाम धर्म को पहले कबूल कर लिया, तो फिर दोबारा से किसमें आके भील जाती है, तो उन्हें क्या बोला, तटवी भील बोला जाता है। और इसके बाद आपके यहाँ पे चित्रकला, तो आपकी चित्रकला में याद रखना है कौन कौन सी चित्रकला, पिथौरा चित्रकला है और रवीना चित्रकला है। कौन कौन सी चित्रकला है, दो चित्रकला है इनके यहाँ पे। कौन सी चित्रकला, पिथौरा चित्रकला है, और कौन सी है, रवीना चित्रकला है। अगर आपसे पूछा जाता है भील जनजाति किस प्रकार की मतलब किसी करती, तो आपको क्या बताना, चिमाता किसी होती है। क्या चिमाता किसी, झुम किसी के प्रकार का ही एक प्रकार होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, चिमाता किसी बोलते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से मेजर कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड जनजाति अपने मध्य प्रदेश की कौन सी है, गौड़ जनजाति, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। किसकी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। अगर आपसे पूछी जाती है गौड़ जनजाति कौन से परिवार का समूह, तो आपको क्या बताना है, द्रवियन, कौन से परिवार का समूह, द्रवियन परिवार का समूह है। कौन सी जनजाति आपकी, गौड़ जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आपकी, गौड़ जनजाति। जबकि मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की, मध्य प्रदेश की आपकी सेकंड नंबर की है जनजाति। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, जबकि क्षेत्रफल में कैसी आपकी प्रथम जनजाति। भील आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो आपको इसको भी अच्छे से याद करके रखना है। अगर आपसे पूछी जाती है यहाँ गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है नर्मदा घाटी की दोनों ओर कौन सी जनजाति पाई जाती है, गौड़ जनजाति पाई जाती है। और अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाता है, तो आपको सीधे सीधे क्षेत्र याद रखना, मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। आपको बस इसमें इतना याद रखना है, गौड़ जाति में अगर आपसे इसमें पूछे जाते हैं कि गौड़ मतलब शब्द का उत्पादन कैसे हुआ, तो आपको इसको याद रखना है, कौन से हुआ, जिसको आप बोलते हैं पर्वत या पहाड़। क्योंकि जो आपको याद रखना है, जो जाति है कहाँ पे ज्यादा निवास करती है, पर्वत या पहाड़ पर निवास करना ज्यादा अच्छे से वो पसंद करती है। अगर आपसे पूछी जाती है इनका वर्गीकरण कीजिए व्यवसाय के आधार पर, मतलब कितना यहाँ पे कौन कौन सी खेती वगैरह है, क्या काम करते हैं, इसके आधार पर अगर आपको करना है, तो कितने प्रकार के आपके भी गौड़ मानी जाती है, तो आपको याद रखना 4 प्रकार के होते हैं। इसमें मेजर नहीं है, इसलिए प्लीज आप सुनते सारे अच्छे से कि गौड़ जनजाति में कितने प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है व्यवसाय के आधार पर, तो 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताती जा रही हूँ। पहले आपके आगरिया होती है, जैसे कि आपको पता आगरिया का क्वेश्चन मध्य प्रदेश में 2017 पूछा गया था कि आगरिया कौन सी जनजाति की उपजाति है, तो आपको इसको भी याद रखना है, गौड़ जाति की। इनका मुख्य काम क्या होता है, तो आपको याद रखना है इनका जो मुख्य काम होता है आगरिया जाति का, जो मतलब लोहे को गर्म करके उसका पिघला के कुछ बनाया जाता है, कुछ भी बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, आगरीय जाति के द्वारा किया जाता है। और इनके प्रमुख देवी देवता कौन से होते, तो 2017 जो पीएससी का क्वेश्चन हुआ था, पीएससी के पेपर में क्या पूछा गया था, आगरीय के मुख्य देवी देवता के बारे में पूछा गया था। तो इनके जो देवी देवता होते कौन से होते हैं, लोहासुर होते हैं।
ठीक है, तो आप उसको याद रखना। इसके बाद होते हैं आपके प्रधान होते हैं, या प्रधान भी आपको कहा जाता है क्या। तो जो प्रधान होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका जो काम होता है वो पुजारी वर्ग होते हैं, मतलब इनके यहाँ जितनी भी पूजा पाठ होती है कौन करता है, प्रधान करता है। इसके बाद होता है यहाँ पे ओझा भी होते हैं, जो क्या करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। तंत्र मंत्र कौन करता है, इनके यहाँ ओझा करता है। इसके बाद होते हैं आपके 16 होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो मैंने 3 प्रकार के बता दिए कौन कौन से, अगर ये बता दिए जो लोहासुर का काम करते हैं, जिनके प्रमुख देवी देवता लोहासुर होते हैं। इसके बाद प्रधान है, प्रधान जो पुजारी वर्ग होते हैं। ओझा होते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं। इसके बाद 16 होते हैं जो बड़े का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, बड़े का काम करते हैं। इसके बाद होता है कोयला भूतेश होते हैं जो नाचने गाने का काम करते हैं। कौन से नाचने गाने का काम कौन करते हैं, कोयला भूतेश करते हैं। और कौन सी परिवार की कौन सी परिवार का है जी, मतलब कौन सी परिवार की जाति है आपकी, तो आपको याद रखना द्रविड़ परिवार की जाति। इसके बाद अगर आपसे संपत्ति के आधार पर भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति के आधार पर गौड़ जनजाति कितने भागों में बांटा गया, तो आपको याद रखना 2 भागों में बांटा गया संपत्ति के आधार पर। एक आपके होते हैं भूगौड़ होते हैं जिन्हें आप राजगौड़ भी बोलते हैं, एक आपके होते हैं धुरगौड़ होते हैं। तो जो आपके धुरगौड़ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मजदूर वर्ग बोलते हैं। जो भूगौड़ होती है, राजगौड़ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, भूस्वामी, मतलब उनके पास खुद की ही भूमि होती है, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, राजगौड़ बोलते हैं। जबकि जो धुरगौड़ होते हैं तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, मजदूर वर्ग बोलते हैं, मतलब वो किसी और की भूमि वहां पे क्या जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। इसके बाद अगर आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं कि इनका समाज क्या था, तो आपको इसमें विशेषता याद रखना, इनका समाज क्या था, होता है पितृसत्तात्मक होता है। और इसके और इनके यहाँ विवाह कौन कौन से, तो आपको याद रखना लमसेना विवाह होता है, दूध लौटा विवाह होता है, घोटुल विवाह होता है, और कौन सा होता है, विधवा विवाह होता है, बहु विवाह होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो लमसेना विवाह क्या होता है, तो इसमें लमसेना विवाह में क्या होता है, इनके यहाँ पे क्या होता है, जो लड़का होता है मतलब घर जमाई बन के रहना। लमसेना विवाह में क्या होता है, घर जमाई बन के रहना होता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है दूध लौटा विवाह क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मामा और फुआ के बच्चों का विवाह करवाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, दूध लौटावा विवाह बोलते हैं। जबकि घोटुल प्रथा अगर आपसे पूछी जाती है, तो घोटुल प्रथा में आपको याद रखना है आविवाह, जो युवक और युवतियां का संग होता है ना, उन्हें मतलब शादी से पहले ही मिलने की परमिशन जो दी जाती है, एक अलग से मतलब एक गांव के बाहर अलग से रूम वगैरह बना के दिया जाता है, तो वहां उन्हें कुछ टाइम के लिए रहने के लिए बोला जाता है। तो जो ऐसी प्रथा होती है वो कहाँ होती है, घोटुल प्रथा उसे कहा जाता है, जो किस जाति में प्रचलित है, गौर जाति में प्रचलित है। बस इसमें इतना ही था। और जो आपके कौन से विधवा विवाह, बहु विवाह, तो बहु विवाह काफी सारे विवाह वगैरह पता नहीं, और अलग ही इस प्रथा है। बस आप इन तीनों को अच्छे से याद रख ली, क्योंकि इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मेजर है आपके यहाँ, जो मतलब ज्यादा अच्छे से आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद अगर यहाँ पे नृत्य पूछे जाए तो आपके नृत्य याद रखने, कर्मा, भरौनी, सैला हो गया, सजनी भी होता है एक, और दीवानी भी होता है। तो आपके जो यहाँ पे विवाह नृत्य होते कौन कौन से, कर्मा हो गया, सैला हो गया, भरौनी हो गया, बिरछा होता, बिरछा, सजनी विवाह हो गया, और सुगा, सजनी, और जो सारे सर किसके द्वारा होते हैं, जो आपके बैगा जाति के, सॉरी गौड़ जाति के द्वारा होते हैं। इसके बाद अगर आपसे देवता पूछे जाते तो आपको देवता में याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं, ठाकुर देव होते हैं, बूढ़ा देव होते हैं, और कौन से होते हैं, दूल्हा देव होते हैं। और लोहासुर जैसे मैंने आपको बताया, तो लोहासुर भी याद आएंगे, जो किसके होते हैं, आगरिया में माने जाते हैं। अगर आपसे इनके यहाँ भी निवास स्थल पूछे जाते तो आपको निवास स्थल में क्या बताना, इनके निवास स्थल को क्या बोला जाता है, टोडा बोला जाता है। जबकि उनके निवास स्थल को क्या बोला जाता था, उनके जो निवास स्थल था उसे क्या बोला जाता था, उसे कु बोला जाता। और सबसे ज्यादा इसमें क्या है, जो किसी है किसी मतलब किसी को नहीं करते हैं, ऐसी जाति जो किसी नहीं करती, उसमें क्या होता है, जो गोदना प्रिय होती है, सबसे ज्यादा क्या होता है ना, गोदना प्रिय जाति होती है, मतलब सबसे ज्यादा ना गुदवाना बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा गौड़ जाति में। और इसके बस इसमें इतना ही था। इसके बाद बस इसमें और नहीं है कुछ भी। इसके बाद हम थर्ड जो पढ़ते हैं, कोल है यहाँ पे, सॉरी कोल जनजाति है। कौन सी आपकी, कोल जनजाति, जो आपकी मध्य प्रदेश की कौन से नंबर पे आ जाती है, थर्ड नंबर पे आ जाती है। अगर इसका मुख्य निवास स्थल पूछा जाता है कोल जाति का, तो आपको याद रखना है कोल जाति का जो मुख्य निवास स्थल है क्या है, रीवा है। रीवा का कौन सा गाँव है, कुराली गाँव है। तो आपको याद रखना है, या फिर आप रीवा व शहडोल संभाग में भी इसको बता सकते हो। कहाँ बता सकते हो, रीवा शहडोल संभाग में भी बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपसे विवाह पूछा जाता है तो यहाँ पे जो इनकी जो परंपराएं टोटल किसके हिसाब की होती है, जो हिंदू परंपराओं के अनुसार होती है, टोटल उन्हीं के हिसाब से होती है। जिनके विवाह वगैरह होती है हिंदू परंपराओं के अनुसार होते हैं। तो आपको बस इनका एक ही नृत्य होता है, कोल दहका होता है। कौन सा होता है इनका नृत्य, होता है कोल दहका होता है। मध्य प्रदेश में मुंडा और संथाल जनजाति को कोल जनजाति कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति, मुंडा को, और कौन सी संथाल जनजाति को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है आपके यहाँ पे,
कुल जनजाति बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदू परंपराओं के अनुसार यहाँ पे विवाह तो होते हैं, इनकी उपजातियां कौन कौन सी, तो आपकी उपजाति में कौन सी याद रखना, रोटियां होती है और रोतेले होते हैं। सिर्फ दो आपकी उपजातियां होती हैं। कौन कौन सी, रोटियां होती है, रोतेली होती है। और प्रमुख देवता कौन से, ठाकुर देव होते हैं। हिंदू देवी देवता की भी पूजा वगैरह करते हैं। नदियों की भी, जैसे पवित्र नदियां तो उनकी भी पूजा करते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। कोल जाति क्या करती, कोल पहले तो आपके याद, कोल जाति का निवास स्थल कहाँ, तो कोल जाति रीवा शहर में रहती है। रीवा शहर के कहाँ, कुराली गांव में रहती है। जनजाति क्या करती, कौन सी है, मध्य प्रदेश तीसरी है। विशेषता में हिंदू परंपराओं के अनुसार क्या विवाह होता है। नृत्य कौन सा होता है, कोल दह का होता है। प्रमुख देवता ठाकुर देव। हिंदू देवी देवता की सारी पूजा करते हैं। पवित्र नदियों की भी पूजा करते हैं। उपजातियों में अगर पूछा जाए तो उपजाति आप याद रख ली, रोतिया होती, रोतेली होती है। और इनके सरपंच को क्या बोला जाता है, मुकद्दम बोला जाता है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इनके सरपंच को क्या बोला जाता है, मुकद्दम बोला जाता है। कोल जाति के सरपंच को गोहिया जनजाति भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, गोहिया जनजाति भी कहा जाता है। तो जो इनके यहाँ सरपंच होते हैं, पंचायत सरपंच नहीं, जो सरपंच को तो मुकद्दम कहा जाता है। अगर आपसे पूछे इनकी पंचायत को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है, कोल जनजाति की पंचायत को क्या बोला, को गोहिया बोला जाता है, को गोहिया बोला जाता है। बस इसके लिए इतना ही था। और इसके आगे से पढ़ते हैं बैगा जनजाति। तो अब आपको याद रखना है बैगा जनजाति में आपके क्या क्या फैक्ट आते हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी जनजाति, मतलब सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी मानी जाती है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ी जनजाति बैगा जनजाति मानी जाती है। और किस भाग में निवास करती है, तो आपको याद रखना है दक्षिण भाग में निवास करती है। जैसे दक्षिण में आपका बैतूल, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये सारे के सारे जिले। होशंगाबाद आपके कहाँ आ जाएगा, सॉरी होशंगाबाद नहीं आएगा, कहाँ आ जाएगा, दक्षिणी भाग में आ जाएगा। तो आपको इसको भी याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। इसमें इसको भी आपको अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर इसकी विवाह पूछी जाती है तो आपको विवाह में इनके याद रखना है। विवाह में कौन कौन सी परंपराएं होती है, मतलब कौन कौन सी विवाह होती है। आपका मगनी विवाह होता है, विधवा विवाह होता है, राजीबाजी विवाह, चोर विवाह होता है। बाल विवाह इनके यहाँ क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। जो बाल विवाह प्रतिबंधित हो जाता है, इनके यहाँ जो बच्चे होते, मतलब 13 साल के जो बच्चे होते उन्हें क्या मान लिया जाता है, बालिक मान लिया जाता है। तो 13 साल के बाद अगर कोई लड़का या लड़की तो उसका विवाह आराम से हो सकता है। अगर उससे छोटा है तो उसका विवाह नहीं हो सकता, मतलब उस पर प्रतिबंधित किया गया। तो बाल विवाह इनके यहाँ क्या होता है, प्रतिबंधित, तो वो भी कितनी, 13 साल से कम एज के बच्चों के लिए। और इनके यहाँ क्या होता है, सुबह के भोजन को क्या बोलते हैं, बासी बोलते हैं, जबकि शाम के भोजन को ब्याही बोलते हैं। और दिन के भोजन को क्या बोलते हैं, पैंच बोलते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए, सुबह के भोजन को बासी, शाम के भोजन को बिहारी बोलते हैं, और दिन के भोजन को क्या बोलते हैं, पैंच बोलते हैं। अगर आपसे पूछी जाती है बैगा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी है, तो आपको इनको उपजातियां याद रखनी कौन कौन सी, नरोतिया, भरोतिया, कठमैना, बेझावर, रेमना और नाहर। जैसे कि आपको पता होगा, इस पर मध्य प्रदेश की जो मध्य संघ लोक सेवा, मतलब जो पीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें उपजातियों से क्वेश्चन पूछे गए। तो नरोतिया, तो आप प्लीज उपजातियां भी बहुत अच्छे से मेजर कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन कौन सी आपकी उपजाति, नरोतिया, भरोती, कठमैना, बिझावर, रेमना और नाहर। ये आपकी सारी की सारी किसकी हैं, बैगा जनजाति की। तो आप इसको अच्छे से याद कर। अगर आप इसके देवी देवता पूछे जाते तो मैंने इसमें देवी देवता के बारे में लिखा नहीं, आप प्लीज सुनते जाइएगा और आप लिख लीजिएगा। देवी देवता में अगर आपसे पूछा जाता है तो इनके आगे कौन कौन से देवी देवता, पहले तो आपको याद रखना है बूढ़ा देव होते हैं, जो इनकी किसके माने जाते हैं, जो पीढ़ियों को किसकी रक्षा करते हैं, पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। कौन से होते हैं, बूढ़ा देव होते हैं। और इसी के बाद इनके यहाँ कौन से होते हैं, दूल्हा देव होते हैं, जो बीमारियों से रक्षा करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मतलब इनके यहाँ कौन से देवता होते हैं जो बीमारी से रक्षा करते हैं, तो आपको याद रखना है बूढ़ा देव होते हैं, सॉरी दूल्हा देव होते हैं जो किससे रक्षा करते हैं, बीमारियों से करते हैं। बूढ़ा देव जो होते हैं जो इनकी पीढ़ियों से रक्षा करते हैं। और ठाकुर देव होते हैं जो इनकी गांव की रक्षा करते हैं। गांव की रक्षा कौन करते हैं, ठाकुर देव करते हैं। बस आपको इसमें इतना ही याद करना था। और नृत्य वगैरह इसके आप सुन लीजिएगा। तो कर्मा नृत्य हो गया, परधोनी नृत्य होता है, सजनी नृत्य होता है, और बिल्मा नृत्य होता है, बलमा नहीं होता, बिल्मा नृत्य होता है। तो आप इससे भी अच्छे से याद करें। अगर आपसे पूछा जाता है इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, तो आपको इसमें याद रखना है जो कौन सी उनका मुख्य व्यवसाय होती है, झूम कृषि होती है। सबसे ज्यादा जो करती है, कौन सी कृषि करती है, झूम कृषि। और मछली पालन करती है सबसे ज्यादा। कौन सा करते हैं, मछली पालन करती है। और यह इसमें एक और आपको विशेषता याद रखती है, ऐसी जनजाति है जो क्या करती है, हल नहीं चलाती, मतलब जो भूमि है ना, भूमि को अपनी माँ मानती है। तो क्या उनके ऊपर क्या क्या नहीं करती, हल नहीं चलाती, मतलब भूमि के ऊपर क्या नहीं चलाती, हल नहीं चलाती। तो आपसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की जो भूमि के ऊपर हल नहीं चलाती। तो आपको याद रखना, बैगा जनजाति ऐसी जाति है जो किसी मतलब जो किसी नहीं करती, किसी तो करती, किसी कौन सी करती है, आपकी झूम किसी करती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, दहाइया भी बोला जाता है। इनके यहाँ क्या बोला है, दाहिया बोला जाता है। और जबकि अपने मध्य प्रदेश में सिंपल लैंग्वेज में झूम किसी बोला जाता है। और यह जनजाति दशहरा पर्व भी नहीं मनाती। कौन सा पर्व नहीं मनाती है, दशहरा पर्व भी नहीं मनाती है। और भारत के थारू जनजाति
कौन सी भारतीय जो थारू जनजाति वो दीपावली के पर्व को शौक के रूप में मनाती है, जबकि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है, बैगा जनजाति है, जो क्या करती है, जो दशहरा पर्व नहीं मनाती। और दीपावली के पर्व को कौन नहीं मनाती जाती, भारत की थारू जाति नहीं मनाती है। और सबसे ज्यादा गुदना प्रिय कौन सी जाति है आपकी, बैगा जनजाति भी आपकी कैसी सबसे ज्यादा गुदना प्रिय, जबकि मैंने आपको एक और जाति बताई थी, कौन सी गौड़ जाति भी बताई थी, वो भी क्या थी, गुदना प्रिय थी। तो बस आज आपके लिए इतना ही था जनजातियों के बारे में। प्लीज आप मेरी वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए, पसंद कीजिएगा, प्लीज अपने दोस्तों से बोलिएगा देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।